हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो जो हमने गंगा रिवर सिस्टम पर बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग नए एक टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि सिंधु नदी तंत्र पर आज हम लोग बात करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम पर। और आज सिंधु नदी कैसे बहती है भारत में होकर के, कैसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कहां से निकलती है, इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ये मान के चलिए कि सारी की सारी नदियां आपको बिल्कुल आपके दिमाग पर बैठ जाएंगी। अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप गंगा का सिस्टम देखिएगा, हमने वहां पर बहुत ही आसान तरीके से गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात किया हुआ है और मजा आ जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद। तो बस चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम देखा था हमने, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती थी, उसके बाद आपकी भागीरथी निकलती थी, अलकनंदा निकलती थी, कैसे देवप्रयाग में मिलते थे, और इस प्रकार हमने उनकी सभी सहायक नदियों को मुख्यतः देख लिया था। याद रखिएगा, उनकी जो इंडिविजुअल आपकी नदियां थी, सहायक नदियां थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे सारी नदियों की, सहायक नदियों की भी विशेषताएं जो भी होंगी। आज हमारा यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र है और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सिंधु की बात करें तो सिंधु की नदी तंत्र है ना, यहां पर इसकी मुख्य 5 सहायक नदियां हैं। कितनी भैया? मुख्य 5 सहायक नदियां आपकी हैं। तो पहले उनको हम यहां पर समझेंगे, इसके अलावा भी आपकी इसके और भी सहायक नदियां होती हैं, आपकी श्योक वगैरह हैं, तो बाद में देख लेंगे। मुख्य 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी वो 5 सहायक नदियां हैं, इनके बारे में जरा देख लेते हैं। तो आपने सिस्टम से नाम सुना होगा 5 नदियां जिनकी वजह से पंजाब पड़ता है: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। भैया यही तो आपकी 5 नदियां हैं ना, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां आपकी सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिंधु नदी के बारे में, और यहाँ पे आपको कुछ बना हुआ है, इसके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, इन सबको समझेंगे बहुत आसान तरीके से। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख वाला क्षेत्र, लेकिन हमने यहाँ पर फिजिकल मैप लिया इसलिए हम इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं किया है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब 3 है, बस हमको थोड़ा थोड़ा समझते चलना और चीजें बन जाएंगी हमारी। देखिए, सिंधु नदी का अगर हम बात करें, यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो यहाँ कुछ फैक्ट लिख लेते हैं साहब सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में कुछ यहाँ पर फैक्ट लिख लेते हैं, क्या क्या सिंधु नदी से रिलेटेड आपके फैक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। भैया उद्गम कहाँ से होता है, क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं यार, सिंधु नदी का उद्गम। तो देखो, सिंधु नदी के उद्गम के कई तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है ना। कई तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये आपका सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र हम मान रहे हैं तिब्बत में आपका है चोमोडुंगमुंग। ये आपका ये भी कह सकते हैं, एक सेकंड वेट करिएगा, ठीक है। टाइमर लगा था जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा सा आने लगी, मैंने सोचा उसको साइलेंट कर देते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा। अब आता है यहाँ पे उद्गम। तो उद्गम की अगर हम बात करें यहाँ पर जनाब, तो उद्गम के लिए आपका ये तिब्बत में एक पेड़ पड़ता है, आपका एक ग्लेशियर है यहाँ पर, उसको उस ग्लेशियर को बोखरचू भी क्या कहा जाता है, आप ये भी नाम सुनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अगर उद्गम की बात आती है तो याद रखिएगा बोखरचू ग्लेशियर भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ऑप्शन में क्या है, इसके अकॉर्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। ये आपका बोखरचू ग्लेशियर हो जाता है। इसके अलावा भी अगर देखें तो चोमो युंगडुंग, क्या साहब, इसको चोमो युंगडुंग ये भी आपका ग्लेशियर कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये पड़ा हुआ है तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर, क्लियर। अच्छा, एक चीज तो भैया क्लियर हो गई हमारा कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत के ग्लेशियर से बोखरचू ग्लेशियर कहें या चोमो युंगडुंग ग्लेशियर कहें, दोनों की दोनों बात हमारी सही होगी। ये हमारा तरीका हो गया, ठीक भैया। अच्छा, तो अब इसके आगे ये भाई साहब सिंधु नदी निकली है, ये सिंधु नदी ये निकली साहब और प्रवेश करना शुरू कर रही है साहब। ये भारत में प्रवेश करने वाली है साहब। तो ये भारत में प्रवेश करती है, कहां से करती है, तो यानी कि इसका भारत में जो प्रवेश है ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक लिख लीजिए। भारत में ये प्रवेश जब करेगी तो किस जगह से करती है, ये भी याद रखिएगा। भारत में प्रवेश, तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो याद रखिएगा ये दमचक में प्रवेश करती है। दमचक एक जगह है
वहां से प्रवेश करती है भारत में। आपका लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख में एक जगह पड़ता है दमचक, वहां से भारत में ये प्रवेश करती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपने ये फैक्ट देख लिया। अच्छा, यानी कि ये जो जगह है ना, ये वाली, ये दमचक है, पहली कंडीशन दमचक। चलिए थोड़ा सा आगे इसके और बढ़े हम, थोड़ा सा जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो दो श्रेणियां बना रखी हमने पढ़ा था ना हिमालय में कि हिमालय की पार हिमालय और पार हिमालय की 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो आपका है, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेगा कौन सी नदी है जो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, तो ये लिख लेना, यह नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, जास्कर के बीच से बहती है। अच्छा, एक फैक्ट हमारा ये भी हो गया साहब। तो ये आपका हो गया साहब क्या, लद्दाख, और ये वाला हो गया साहब जास्कर। क्लियर? हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे? हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में जनाब? सिंधु नदी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है इसके बारे में पढ़ना। नदी आगे निकलती गई और ये आपकी जब पीओके को निकल के जाती है ना यहाँ साहब, तो यहाँ नदी एक आपका गॉर्ज बनाती है। याद रखिएगा, पीओके के पास जब नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो गॉर्ज बनाती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी पीओके में प्रवेश करते समय, पीओके से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए, पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका भैया? गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने इसको समझ लिया। सिंधु नदी की कुछ विशेषताएं हो गई। अच्छा, सिंधु नदी फाइनली जाती और इसकी सभी सहायक नदियां, जितनी भी सहायक नदियां, ये पांचों की पांचों यहां पर जाकर के मिल जाती हैं। और जिस जगह पर मिलती है पाकिस्तान के, उसको कहा जाता है मिठान कोट। क्या कहा जाता है भैया? मिठान कोट। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां लिख लीजिएगा, सभी सहायक नदियां कहां मिलती हैं, या इसी जगह लिख लीजिए, सभी सहायक नदियों का संगम कह दो। सभी मुख्य सहायक नदियां, सहायक नदियां कहां पर मिलती हैं भैया? नदियां आपकी मिठान कोट में मिल जाती हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सभी मुख्य सहायक नदियां भी हैं वो आपकी मिठान कोट में मिल जाती हैं। और इसके बाद कराची के दक्षिण से जाकर वो अरब सागर में विलीन हो जाती है। यानी कि जो अरब सागर में जाकर के क्या हो जाती है, आपकी विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार तो सिंधु नदी निकल रही है। यानी कि हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जो सिंधु नदी सिस्टम है वो आपकी बोखरशू ग्लेशियर से चोमो युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, दमचक से होते भारत में प्रवेश करती है। दो आपकी श्रेणियां हैं, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से प्रवेश करते करते गॉर्ज बनाते हुए आपका मिठान कोट में सभी नदियों के साथ में मिलने के बाद वो आपका अरब सागर में प्रवेश हो जाती है। कितना आसान है साहब आपका सिंधु नदी पढ़ना। जो कहते हो समझ में नहीं आता है, कोई है ही नहीं साहब समझने के लिए, कोई टेंशन वाली चीज है ही नहीं है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए, और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है नहीं जो इंसान समझ नहीं सकता, इंसान कर नहीं सकता है। इस पृथ्वी में जो सबसे ताकतवर अगर स्पीशीज प्रजाति पाई जाती है वो मानव है साहब। तो मानव के अंदर बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इन दिस। आज हम जिस विकास के दौर में पहुंचे हैं उसका रीजन यही है। चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे की, यहां पर आते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ पर देखिए दूसरी नदी की बात करते हैं। पहली नदी इसकी मुख्य सहायक कौन सी है? झेलम है। तो जरा अब दो चार फैक्ट यहाँ से समझते चलेंगे हम, यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ से फैक्ट समझते चलेंगे। क्या है पहला कंडीशन? ये जो झेलम नदी है ना साहब, ये आपकी एक पड़ती है, ये आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर एक वुलर झील है। कौन सी झील है भैया? वुलर झील, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी वेरीनाग झील है। कौन सी? वेरीनाग झील। और ये आपकी कौन सी नदी है? झेलम नदी भैया, झेलम नदी। चलिए तीन चीजें हमें यहां समझना है। झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम पॉइंट कौन सा है साहब? तो उद्गम पॉइंट अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा वो कौन सी है? वेरीनाग झील है। कौन सी है? वेरीनाग झील है साहब। ठीक है, उद्गम जो पॉइंट है वो वेरीनाग झील हो गया साहब। इसके बाद ये क्या करती है? देखो यहां से निकली साहब, इस वुलर झील के पास से निकलती है। तो अगर आपसे कहेगा वुलर झील किस नदी किनारे बसा है, तो झेलम नदी के
वुलर झील से होकर निकलती है साहब। ठीक है, ये भी बहुत आसान हो गया यार, कि ये भी हमें समझ में आ गया कि किस नदी के किनारे से निकलती है, वुलर झील से होकर के निकलती है। अच्छा, श्रीनगर इसी की नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बात का फैक्ट है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। झेलम नदी की अगर बात में करें तो प्राचीन काल में झेलम नदी को किसी नाम से पुकारा जाता था। आप वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, तो वहाँ अलग अलग नदियों के नाम थे इन्हीं का। तो इसका जो पुराना नाम है आपका, याद रखिएगा, पुराना जो नाम है ना जनाब, इसका जो पुराना नाम है वो इसको वितस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है। इसका पुराना जो नाम है, यहीं पर आप लिख भी सकते हैं, वितस्ता कहा जाता है। श्रीनगर से होते हुए गुजरती है, इसको भी पॉइंट आप यहाँ पर ऐड अप कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीनगर से होकर गुजरती है, आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा गर्म है, होकर निकलती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, ठान लिया तो ठान लिया, अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए ठीक है, ये हमारी कुछ कंडीशंस इससे रिलेटेड हो गई। बाद में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो अब जरा समझते हैं चेनाब नदी के बारे में। ठीक है, यहां पर झेलम नदी के बारे में इतने पॉइंट अभी आप लिखिएगा। उद्गम क्या है? वेरीनाग झील है, आपकी वुलर झील के पास से निकलती है, पुराना नाम वितस्ता, श्रीनगर से होकर बहती है, और ये बहते बहते आती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये दूसरे नंबर की नदी है, ये हमारी पहले नंबर की नदी हो गई साहब सहायक नदियों में से, और ये दूसरे नंबर की जो नदी है ये है आपकी चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब। चलो अब जरा चेनाब के बारे में समझ लेते हैं जनाब। जब चेनाब के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो चीजें समझिएगा जरा सा। ये आपके दो पॉइंट हैं। चेनाब नदी एक्चुअली में निकलती नहीं, ये दो नदियों का मिश्रण है। चेनाब क्या है? दो नदियों का मिश्रण है। तो हम इसको कुछ यहीं पर बिंदु लिखते हैं तो एक तरफ, जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम ये वाला पॉइंट अलग करते हैं, आपको यहीं पर हम लिखने का प्रयास करते हैं, इधर साइड। ठीक है, इधर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं सर आप। ठीक, चेनाब के बारे में कुछ फैक्ट यहां पर आप ऐड कर लीजिए। चेनाब के बारे में क्या ऐड करना है? पहला फैक्ट ये आपकी, ये दो नदियों के मिलने से बनती है आपकी, एक आपकी चंद्रा, ये आपकी चंद्रा नदी, और ये आपकी भागा। तो ये चेनाब जो नदी है ना, ये दो नदियों से बनती है, दो नदियां के मिलन से बनती है, नदियों के मिलन से, और उनका नाम लिख लीजिएगा चंद्रा प्लस भागा, इसलिए चेनाब। चंद्रा और भा, मतलब आपका बा जो है वो भा से निकल के आया होगा, शायद ऐसे ही रखा गया होगा। तो दो नदियों का है, और ये दोनों के दोनों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के आपका यहाँ पर एक दर्रा पड़ता था, उसका आपको नाम होगा बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा लाचा दर्रा। यानी कि जब हमने हिमालय किया ना साहब, वहाँ हमने सब कर रखा है। आप लोग इस जाते नहीं हो, देखो जा करके, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो दर्रा बहुत ही आसान तरीके से हमने दर्रों को पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए दर्रा होता क्या, ये भी बहुत आसान तरीके से। चलिए, ये आपके आगे बढ़ती है, चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं, आप चेनाब नदियों में मिल जाती है, आपकी चेनाब नदी बनती है, और इसके बाद ये बहते बहते जाती है, और फाइनली आपकी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपका झेलम नदी इसमें आकर के मिलती है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। उस पॉइंट का नाम है क्या? झुंग। क्या कहते हैं साहब? तो इसमें अगला लिख लीजिएगा, पाकिस्तान में झेलम चेनाब में आकर, या ऐसे लिख लो झुंग के पास। कहां साहब? झुंग के पास चेनाब में मिल जाती है। बस इसके बारे में हमको ये थोड़ा सा पॉइंट समझना था। तो हमने चेनाब के बारे में पढ़ लिया साहब। चेनाब के बारे में क्या पढ़ा हमने कहा यार साहब ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब। चंद्रा और भागा दो नदियों का मिश्रण है, दोनों नदियां मिलती हैं, आपकी निकलती हैं। बड़ा लाचा दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहीं से निकलती हैं, और दोनों नदियां ये आपकी मिलने के बाद चेनाब आगे बढ़ती है। पाकिस्तान में झेलम इधर से आ रही होती है और इसमें मिल जाती है।
इस प्रकार आपका क्या होता है साहब, ये नदियों का सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ा। हमने दूसरी नदी के बारे में अगर हम इसकी बात करें, अगर आपसे हम ये कहते हैं बताइए यार इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या जनाब, तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात थोड़ा ना। इसको हम अस्कनी बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको हम अस्कनी बोलते थे, अस्कनी नदी। इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, पुराना नाम। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। और यहां पर एक नदी निकलने का स्रोत आपको दिख रहा होगा, यानी कि तीसरी नदी है। अब मैं इसमें थोड़ा कलर ले लिया करूंगा मार्कर। 1 झेलम हो गया, दूसरा चेनाब हो गया, तीसरी कौन सी नदी थी भैया? ये आपकी 1, 2 और तीसरी है 3 आपकी रावी नदी। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, रावी नदी के बारे में जरा समझते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं मैं यहाँ से, और मैं किस वाले पोर्शन को, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो यहीं पर लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है साहब। यहाँ देखिए जरा, अब हमारा तीसरी जो नदी आ रही है वो कौन सी है साहब? रावी नदी है। तीसरी नदी कौन सी भैया? रावी नदी। कहाँ से निकलती है? रावी नदी का जो उद्गम है ना साहब, वो हिमाचल प्रदेश, उद्गम ऐसे अब लिख लो, उद्गम, ओरिजिन कहाँ से भैया? ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से? तो इसको आप याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के दर्रे से निकलती है जनाब, दर्रे से निकलती है। ठीक है, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? यानी कि जो रावी नदी है उसका ओरिजिन अगर हम कहें तो रोहतांग दर्रा कह सकते हो। स्टेट के तौर पे अगर हम देखेंगे इसको तो हम ये कह सकते हैं कि ये रावी नदी जो है ना हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखिए ये जो नदी है आपका, ये तो आप यहाँ जो कह सकते हैं ये वाला जो दर्रा होगा, ये वाला जो दर्रा है ये आपका कौन सा है? ये आपका रोहतांग दर्रा है जनाब। क्या है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकल रही है और यही हमारी रिवर है आपकी रावी। ठीक है, इसके बारे में देख लिया हमने। अब ये देखो दिख रही होगी रावी नदी गई 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 और इधर से चेनाब नदी आ रही है, इसमें जाकर के ये मिल जाती है जनाब। तो ये भी कह सकते हो रावी चेनाब की सहायक नदी है। क्या कह सकते हैं? रावी चेनाब की सहायक नदी है जनाब, सहायक नदी। क्लियर? अच्छा, रावी चेनाब की सहायक नदी है। और जहां पर जाकर रावी मिलती है, इसके बारे में एक फैक्ट और देखिएगा, रावी नदी जहां पर जाकर चेनाब मिलती है उसको आई थिंक सराय सिंधु कहा जाता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, ये जो पॉइंट है, मिश्रण का जो पॉइंट है ये आपका सराय सिंधु है। बस इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे, बट फिर भी सराय सिंधु है। ठीक है, सराय सिंधु। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इतना हमने देख लिया जनाब यहाँ पर कि जो रावी नदी है वो निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से, आपकी चेनाब की सहायक नदी है, और वो रोहतांग दर्रा से होते होते जाकर के आपकी पाकिस्तान में वो आपका सराय सिंधु में मिल जाती है। तो ये पॉइंट जो आपको याद रखना है, सराय सिंधु वाला, ये किस प्रकार का पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका चेनाब में मिलती है जाकर के। ठीक है ना, इसका मिश्रण पॉइंट है। चलो, हमने चेनाब रावी नदी के बारे में देख लिया। अब 2 नदियां बची, देखो 3 हो गई हमारी, अब क्या बची साहब? 2 नदियां बची, हमको दोनों नदियों को और समझ लेना है। अब 2 नदियां कौन सी बची है आपका? एक बची है ब्यास और एक बची है सतलज। ये जो नदी है ना, ये व्यास नदी है, चौथी। और यहां से सतलज आती है, सतलज आकर के इस व्यास में मिल जाती है, फिर दोनों आगे बढ़ती है पंजाब में। तो यहीं पर एक पॉइंट इसको लिख लेते हैं जनाब। किसके बारे में लिख लेते हैं? अब थोड़ा सा आगे हम इसको यहीं पर इसको प्रोसीड कर देते हैं, तो हमें इसमें हमारा सब आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर करना यार, शेयर भी जरूर करना, और बस इतना सा है। अपने दोस्तों में यार थोड़ा सा फैलाओ इसे, सब शेयर करा दिया करो, सब्सक्राइब करवा दिया करो। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे करते नहीं है, इतना बस है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा बात करते हैं। व्यास नदी, व्यास और सतलज दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, व्यास और सतलज को दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। व्यास नदी क्या है? हिमाचल, ओरिजिन कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से होकर निकलती है। कहां से निकलती है? व्यासकुंड से निकलती है। निकलती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये व्यासकुंड है, ये वाला, ये व्यासकुंड है। ये क्या है जनाब? ये व्यासकुंड है। ठीक है, इसको हम चौथा नंबर दे देते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग।
और ये 5वीं नदी हो जाएगी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी तिब्बत से निकलती हुई आती है। कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, एक एक्चुअली में तिब्बत में राक सताल झील है। कहाँ से? राक सताल लेक से, तो झील से निकलती है। और ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी सिंधु नदी यानी कि जो चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर था उसके दक्षिण में है। तो याद रखिएगा तिब्बत में, तो लिख ही दिया हमने, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राक सताल झील से निकलती है। ये जो निकलती हुई आ रही है नदी आपकी यहाँ से, और ये प्रवेश करती है भारत में। और जब प्रवेश करती है भारत में तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इससे रिलेटेड पॉइंट, ये आपका ये भारत में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। सिपकला दर्रा से होते हुए प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कहां से? सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। चलिए, ये सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यानी कि यहां से जब प्रवेश करेगी तो ये सिपकिला दर्रा है, और ये आकर के व्यास नदी में मिल जाती है। क्या लिख लेना है? व्यास की सहायक नदी है। व्यास की सहायक नदी है जनाब। किसकी सहायक नदी है? व्यास की सहायक नदी है। कितने आसान से हम पॉइंट यार हमको पढ़ने में, और हमको समझ नहीं आती यार, यही बात नहीं समझ आती, समझ में क्या नहीं आता है आपको। कितना आसान है। सतलज नदी क्या है? तिब्बत से निकलती है, सीधा सीधा फैक्ट है। राक सताल झील से निकलती है, भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, व्यास की सहायक नदियों में से एक है आपकी। और जहां पर मिलती है वहां पर आपका हरिकेबाज बना हुआ है, यानी कि इस पे क्या बना? इनके संगम पे हरिकेबाज बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा हरिकेबाज। बाकी हम इसको बाद में देखेंगे। हरिके बैराज बना हुआ है जो, ठीक है ना, हरिके बैराज बना हुआ है इसी में से। ठीक है, ये हमने पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा और अगर कुछ ऐड अप करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। व्यास नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा तो समझ में आई कि व्यास नदी क्या है आपकी व्यास कुंड से निकलती है। और आपकी व्यास कुंड से निकलने के बाद ये आज, हाँ एक चीज और, ये व्यास और जो सतलज निकली है ये दोनों मिल गई, और मिलने के बाद जाकर ये रावी में मिल जाती हैं, और फिर एक साथ धारा मिलती है जाकर के रावी चेनाब में मिलती है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन चलती है। तो व्यास नदी के बारे में आप इतना पॉइंट याद रखो, बाकी चीजें और हैं। कुल्लू मनाली होते हुए गुजरती है, कुल्लू मनाली से गुजरती है। ठीक है ना, बस ये फैक्ट आप ऐडअप करना चाहते हो इसमें ऐडअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी सारी चीजें तो है ही है। अब जरा समझिएगा बात, मुद्दे की बात समझिएगा। इसमें एक फैक्ट अगर और देख लो, इसका पुराना नाम है विपाशा। पुराना जो नाम है वो विपाशा है। आज थोड़ा सा गर्म है, विपाशा, विपाशा। चलो ठीक है, अब जरा सेक्शन देखिए, कितनी सारी नदियां हो गई, कितने कितने फैक्ट हो गए जो हम लोगों ने देखे। हमने क्या देखा? सिंधु देखा, झेलम देखा, चेनाब देखा, रावी देखा, व्यास देखा, सतलज देखा। ठीक है ना, आपके जो सिंधु नदी, रिवीजन देखना बहुत फटाफट करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा देखिएगा। रावी नदी, सिंधु नदी जो निकल रही थी बोखर चूरी ग्लेशियर से निकलती थी, भारत में दमचक से प्रवेश करती है। और दो नदियां, ये नदियां आपकी लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवेश करती हुई गौर्ज बनाती हुई आपकी जाके अरब सागर मिलती है। उसके पहले मिठानकोट में सभी नदियां इसके संगम में मिल जाती है पाकिस्तान पे। आपकी जो झेलम नदी है वो आपकी कहां से निकलती है? वेरीनाग झील से निकलती है, वुलर के पास से होते हुए आपकी झेलम नदी आगे बढ़ती है। चेनाब नदी निकलती है चंद्रा और भागा के सहयोग मिलन से बाड़ा लाचा दर्रा के पास से हिमाचल प्रदेश से होते होते गुजरती हुई जाती है और झुंग के पास मिल जाती है। इसका चेनाब की धारा आगे बढ़ती है। इसके बाद आपका यहाँ देखेंगे आप रोहतांग दर्रे से क्या निकल रही है? आपकी रावी नदी निकल रही है, आगे बढ़ती है, जिसमें आपकी व्यास और सतलज का मिश्रण बनकर के वहां मिलती है जाकर के नदियां। तो आपकी इसमें थोड़ा पॉइंट हमको और याद रखना था इसमें कि जो आपकी ये चेनाब की रावी आपकी सहायक नदी भी है। व्यास कुंड से आप व्यास निकलती है और यहां से सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए आपकी सतलज नदी आती है जो भारत में आपकी प्रवेश करती है। और उसके बाद ये आपकी पांचों की पांचों सहायक नदियों के बारे में आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। कितना आसान तरीका था यहाँ पर हमको समझने के लिए। अभी सिंधु नदी खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा, सिंधु नदी अभी नहीं खत्म हुआ है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और पढ़ेंगे क्योंकि इसकी कुछ आपकी जब प्रवेश करती है तो दक्षिण से आने वाली कुछ सहायक नदियां इस पर मिलती हैं। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा नदी सिस्टम। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर हम लोग करने वाले हैं जो आपकी गंगा की सहायक नदियां, उनके एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मजे के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर सब्सक्राइब करा देना यार, अपना जो भी है शेयर कर लेना। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बताना और किस विषय में टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना, उस पर हम बात करेंगे। बाकी जो आपके सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। जो करंट अफेयर चल रहा है उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में भी आप देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।